सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो कि आज फोकस में है। फिक्र का पहला फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर है। रूस के ड्रोन नेटो देश पोलैंड के आसमान में देखे गए हैं। जवाब में F-35 फाइटर जेट ने इन्हें इंटरसेप्ट किया। तो क्या अब यह युद्ध नेटो वर्सेस रूस हो गया है? क्या यह युद्ध अब विनाशक मोड़ पर आ चुका है? फिक्र का दूसरा फोकस टैरिफ किंग ट्रंप पर होगा। उन्होंने पीएम मोदी को करीबी दोस्त कहा, लेकिन होल्ड ऑन, भारत के साथ ट्रेड डील पर फिर से बातचीत करने की हिंट दिया है, लेकिन होल्ड ऑन। दूसरी तरफ यूरोप से कहा कि भारत पर 100% टैरिफ लगाओ, यानी ट्रंप ने फिर से दोहरी बात की, डबल स्टैंडर्ड्स। सोचिए, इसके अलावा फिक्र की वीडियो रिपोर्ट में पहला वीडियो फ्रांस से वायरल है। नेपाल की तरह वहां भी सरकार विरोधी आंदोलन तेज हो गया है, वहां भी हिंसा हुई है। तो क्या ओली के जैसे फ्रांस में मैक्रों की कुर्सी भी जाने वाली है या खतरे में है? दूसरा वीडियो नेपाल से वायरल है। 2 दिन के अग्निकांड के बाद नेपाल की कमान अब सेना के हाथ में है, लेकिन उपद्रव बंद नहीं हुआ है। इस हिंसा में अब नेपो किड फिर से ट्रेंड कर रहा है। इसी शब्द से सोशल मीडिया पर नेपाल में सत्ता के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ था। फिक्र की 2 फाइलें भी तैयार है। पहली फाइल भारतीय हथियारों के निर्यात वाली खुलेगी। रूस ने भारत का घातक हथियार एडवांस ब्रह्मोस एनजी को खरीदने की इच्छा जताई है। भारत के हथियारों की दुनिया में भारी डिमांड सामने आई है। फिक्र में दूसरी फाइल 30,000 करोड़ की संपत्ति वाली खुलेगी। अब करिश्मा कपूर के बच्चे भी कोर्ट पहुंच गए। पिता संजय कपूर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांगी है। इस मांग पर संजय कपूर की तीसरी पत्नी ने सवाल उठाए, यानी इस कहानी में रिश्ते, विश्वासघात और करोड़ों की संपत्ति वाला फिल्मी स्क्रीन प्ले अब दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से आज हुए प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें। पहली तस्वीर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच ये भिड़ंत की है, इसको जरा ध्यान से देखें। अब राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोगों को रोकने के लिए जब पुलिस वालों ने मोर्चा संभाला तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क के किनारे रखे ट्रैश बिन्स, डस्टबिन्स जिन्हें कहते हैं, यानी कूड़ेदान, उनसे पुलिस वालों पर हमला कर दिया। एक के बाद एक कई डस्टबिन पुलिस वालों पर फेंके गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की तरफ कूड़ा भी फेंका। पुलिस ने काफी हद तक रिस्ट्रेन दिखाया, लेकिन फिर उसने अपने हाथ खोल दिए। यहां पर प्रदर्शनकारियों के गुस्से के आगे पुलिस वाले कंट्रोल्ड नजर आए, लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने अपने हाथ खोल दिए। वहां जो भी प्रदर्शनकारी पुलिस की पकड़ में आया उसे पहले डंडों से पीटा गया और उसके बाद गिरफ्तार किया गया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच घंटों तक धक्का मुक्की और झड़प होती रही। प्रदर्शनकारियों के गुस्से से ने पेरिस की शांत सड़कों को कुछ ही देर में हिंसा के शोर में तब्दील कर दिया। एक दिन पहले जिस तरह से आगजनी नेपाल में देखने को मिली थी, कुछ वैसी ही तस्वीर पेरिस में भी देखी गई। वहां गुस्साई भीड़ ने एक बस को आग के हवाले कर दिया और कई सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा पुलिस वालों पर भी फ्लेयर से अटैक किया गया। इन हिंसक घटनाओं में कई लोग घायल हुए। इस सब के बीच में आपको ये बताना जरूरी है कि नेपाल की तरह पेरिस में भी इस विद्रोह की चिंगारी लंबे वक्त से सुलग रही थी। उसी का नतीजा है कि आज सुबह एक साथ करीब 1 लाख लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पेरिस में 60,000 से ज्यादा जवानों को उतारा गया है और पूरे फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन से निपटने के लिए 80,000 से ज्यादा की फोर्स लगाई गई है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि हिंसा करने वाले करीब 200 लोगों को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। सोचिए, सिटी ऑफ लव पेरिस अब सिटी ऑफ वायलेंस हो गई। हालांकि लोगों की भीड़ और उनके गुस्से के आगे मैक्रों की भारी भरकम फोर्स कमजोर नजर आ रही है। पुलिस वालों के सामने ही तमाम सरकारी इमारतों और सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। लोगों के इस गुस्से की कई सारी वजह है। सबसे पहले वजह है राष्ट्रपति मैक्रों की आर्थिक नीतियों से जनता की नाराजगी। दूसरी वजह है आर्थिक संकट बढ़ने से फ्रांस के लोग परेशान हैं। बार बार प्रधानमंत्री बदलने से भी वहां के लोग नाराज हैं। फ्रांस में पिछले 12 महीने में 4 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध को लेकर भी फ्रांस के लोग मैक्रों से खासे नाराज हैं, क्योंकि मैक्रों ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही है।
जबकि वहां के लोग नहीं चाहते हैं कि फ्रांस किसी तरह के युद्ध में उलझे। दरअसल फ्रांस की जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं। उनकी नीतियों से केवल वहां के अमीर लोगों को फायदा मिल रहा है। सरकार के खिलाफ जो गुस्सा फ्रांस के लोगों के दिल और दिमाग में भड़क रहा था, उसे सड़क तक लाने का सबसे बड़ा काम किया पूर्व प्रधानमंत्री के कुछ फैसलों ने। पूर्व प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू ने जुलाई 2025 में बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने अगले वित्त वर्ष के लिए करीब 44 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए की कटौती की। इस बात से लोग नाराज हो गए। इसके अलावा 2 नेशनल हॉलिडे को खत्म करने का प्रपोजल भी दिया गया और स्वास्थ्य के बजट में भी करीब 5 बिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 50,000 करोड़ रुपए की कटौती का ऐलान किया गया। इन फैसलों के बाद फ्रांसवा बैरू विपक्ष और जनता के निशाने पर आ गए। आखिरकार 2 दिन पहले उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और सेबेस्टियन लेकोर्नू को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। मैक्रों ने सोचा कि जनता विरोधी नीतियां बनाने वाले पीएम को हटाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। 2 साल के अंदर 5वां प्रधानमंत्री मिलने से पब्लिक और ज्यादा भड़क गई और सीधे मैक्रों के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आई। लेकिन इस सब के पीछे एक सुनियोजित प्लानिंग थी। सबसे पहले सोशल मीडिया पर मूवमेंट चलाया गया, ब्लॉक एवरीथिंग इसे नाम दिया गया। फिर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़े हैशटैग ट्रेंड करवाए गए और एक्स, टिकटॉक, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाखों लोगों को इस ट्रेंड से जोड़ने की कोशिश की गई। जब सोशल मीडिया पर इस मूवमेंट ने जोर पकड़ा तो फिर इसी नाम से देशव्यापी आंदोलन शुरू करते हुए लाखों लोग फ्रांस की सड़कों पर उतर गए, जिसका नतीजा आज फ्रांस समेत पूरी दुनिया ने देखा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है जो समझने योग्य है, फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने क्यों बजट में इतने रिफॉर्म्स की बात की? क्योंकि इस वक्त डेट के लिहाज से फ्रांस पूरे यूरोप में तीसरे नंबर पर है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डेट है जीडीपी के कंपैरिजन। नंबर 1 पर ग्रीस है, नंबर 2 पे इटली है, नंबर 3 पे फ्रांस है। अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो 50,000 यूरो पर पर्सन फ्रांस पे डेट आता है, जो कि आने वाले समय में बहुत परेशान करने वाला है फ्रांस को। नेपाल का रुख करते हैं। जो कुछ फ्रांस में हुआ, ऐसा ही कुछ पिछले 3 दिनों से नेपाल में हो रहा है। किसी भी देश के लोकतंत्र की नींव संवाद, सहमति और संस्थाओं के सम्मान पर टिकी होती है। जब विरोध और असहमति हिंसा, आगजनी और अराजकता का रूप ले लेती है तो सीधे लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचती है। नेपाल में लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी पड़ गया। तख्ता पलट के बाद भी नेपाल जलता रहा, सुलगता रहा, करहाता रहा। आज फिक्र में नेपाल में हिंसा और आगजनी पर डिटेल में फिक्र की फाइल्स खोलेंगे, लेकिन पहले उस सच से आपको रूबरू कराते थे जिसकी वजह से नेपाल सुलगा। इसे जेन जी रेवोल्यूशन नाम दिया गया, जिसमें 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के युवा शामिल हैं, जो कि सोशल मीडिया पर बैन के बाद भड़क गए। फिर कई प्लेटफॉर्म्स पर इन्होंने खूब जहर उगला। जो कुछ इन आंदोलनकारियों ने लिखा वो हैरान कर देने वाला था। आंदोलनकारियों ने सोशल मीडिया पर लिखा, ध्यान से देखिए, मुझे मशीन गन चाहिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के घर बोतल बम फेंको, हर मरे हुए प्रदर्शनकारी के लिए एक नेता की जान लो, एयरपोर्ट के रनवे जला डालो, हवाई जहाज में आग लगा दो, हर डोमेस्टिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन उड़ाओ, नेपाल के सभी नेताओं को मार डालो, ब्रो सब कुछ जला डालो। ये जेन जी क्रांति अब थमने वाली नहीं है। जब किसी देश का युवा सर्वनाश पर उतर आए तब उस देश के पतन को कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए लोकतंत्र को मारने के लिए गोलियों या बम की जरूरत नहीं होती है। उसे मारने के लिए बस इतना काफी है कि जनता और सरकार संवाद की जगह हिंसा और दमन चुने। सबसे दुखद बात यह है कि ध्यान से सोचिएगा कि ये वो जनता है, ये वो सोशल मीडिया है जिसका सहारा लेकर 2015 में भूकंप के बाद लोगों की मदद की गई, नेपाल को रीबिल्ड किया गया, लेकिन अब वही मॉडस ऑपरेंडी पर नेपाल को बर्बाद कर दिया था। खैर, इस वक्त नेपाल में क्या हालात हैं आप जरा ध्यान से देखिए। एक एक चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि नेपाल की सत्ता पर सेना का कंट्रोल है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर समेत अहम ठिकानों पर भी सेना तैनात है। पूरे नेपाल में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। हिंसा के बाद विद्रोह अब नेपाल के सुपर बाजार और मॉल में लूटपाट कर रहे हैं। सोचिए, विद्रोही अब ये कर रहे हैं।
लूटपाट और तोड़फोड़ के मामलों में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसी कहानियों के बीच सबसे बड़ी चिंता यह है कि नेपाल में अगली सरकार बनने पर सस्पेंस है। नेपाल के जो मंत्री विद्रोहियों के टारगेट पर थे, उनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। नेपाल के विद्रोही अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। उन्होंने 24 घंटे में कैसे नेपाल को तबाह कर दिया, आपको 6 तस्वीरों में दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपके सामने, ये नेपाल के संसद भवन की तस्वीर है। एक विद्रोह के पहले की तस्वीर है और दूसरी विद्रोह के बाद का। नेपाल के इस पावर हाउस को 3600 करोड़ रुपए में बनाया गया था। इसकी मुख्य इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। संसद भवन के बाहर गार्डन में अब सिर्फ जला हुआ सामान बिखरा पड़ा। ये वही संसद है जहां कानून बनाया जाता था, जहां से पूरे देश के भविष्य को निर्धारित किया जाता था। अब ये जगह खंडर में तब्दील हो चुकी है। अगली तस्वीर यहां पर देखिएगा। अगली तस्वीर नेपाल के राष्ट्रपति आवास की। सिर्फ 2 दिनों के विद्रोह में राष्ट्रपति आवास की सूरत पर कैसे बदल गई। नेपाल में राजशाही के पतन के बाद नेपाल सरकार ने 4 जुलाई 2008 को एक कैबिनेट बैठक में शीतल निवास को राष्ट्रपति निवास बनाने का फैसला किया। कल हुई आगजनी से नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को सबसे पहले हेलीकॉप्टर से सेना ने एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाया था। यह नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का निजी निवास। ध्यान से देखिए, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मंथन होता था यहाँ पर, लेकिन आज ये विद्रोहियों के कब्जे में है। विद्रोह की आग में जलकर इसका रूप बदल चुका है। ये काठमांडू का सिंह दरबार है। ये देखिए जरा, वहां का प्राइड है। एक टूरिस्ट स्पॉट भी हुआ करता था ये, जिसे शेर का महल भी कहा जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के दफ्तर इसी सिंह दरबार में थे। लेकिन अब ये जेन जी के विद्रोह का शिकार हो चुका है और कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने 2015 के भूकंप के बाद इसको बनाने में मदद की, लेकिन अब उन्हीं में से कईयों ने इसको बर्बाद कर दिया। तोड़फोड़ और आगजनी के बाद सिंह दरबार खंडर बन चुका है। सिंह दरबार का निर्माण 117 वर्ष पहले 1908 में हुआ था। उस वक्त नेपाल के राजा का शाही महल हुआ करता था, जिसे लेकर शुरू से ही विवाद रहा है। आरोप लगता था कि 50 हेक्टेयर में फैला यह महल मंदिरों की जमीन पर बनाया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 1973 में भी यहां आग लगी थी, जिसके बाद इसको फिर से बनाया गया था। अब फिर यह सत्ता विरोधी आग में जल चुका है। यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित 5 स्टार होटल हिल्टन होटल है, जहां विद्रोहियों ने आग लगा दी। पहले यह होटल शहर का मुख्य केंद्र था। यहां विदेशों से आने वाले पर्यटक रहते थे, लेकिन विद्रोहियों ने इस होटल को भी नहीं बख्शा है, क्योंकि ये एक पॉलिटिशियन के बेटे का होटल है। अगली तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। यह नेपाल का सुप्रीम कोर्ट है, जो अब जेन जी के गुस्से का शिकार हो चुका है। नेपाल के इसी सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराने के आदेश दिए थे, और जिस आदेश पर सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट को भी प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। सुप्रीम कोर्ट में 25,000 फाइलें जला दी गई हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर नेपाल के युवाओं के गुस्से की सबसे बड़ी वजह क्या है। नेपाल के जेन जी पिछले करीब 1 साल से काफी गुस्से में थे। वो इस गुस्से को हैशटैग नेपोकिड के तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा की सरकार ने सोशल मीडिया आंदोलन को शांत करने के लिए इस पर बैन लगाया, तो फिर गुस्सा बुरी तरह से भड़क गया। आप इन 2 तस्वीरों में नेपाल के नेपो किड्स और नेपाल के आम युवाओं की जिंदगी और रहन सहन में फर्क साफ देख सकते हैं। पिछले 2 वर्षों में कई जेनजी लड़के लड़कियों ने नेपो किड्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। वायरल वीडियोस, मीम्स, हैशटैग नॉट माई नेपाल और हैशटैग मेरिट ओवर लेगेसी ने बड़ी बड़ी जो चर्चा है वहां पर छेड़। नेताओं के बच्चों को महंगी कार और ब्रांडेड कपड़ों के साथ दिखाया। नेताओं के बच्चों की विदेशों में पढ़ाई पर सवाल उठाए। पूर्व पीएम ओली, देवबा और प्रचंड का परिवार निशाने पर रहा। इन युवाओं ने संदेश दिया कि आम आदमी जिंदा रहने के लिए भी संघर्ष कर रहा है और नेताओं के जो बच्चे हैं हर सुख सुविधा भोग रहे हैं। नेपाल के नौजवानों ने पूछा कि नेताओं के बच्चों के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, और यहीं से इस गुस्से की शुरुआत हुई और यही सबसे बड़ी वजह भी बनी। नेपाल में अचानक सिर्फ 3 दिनों में ही तख्तापलट कैसे हो गया, इसकी पूरी टाइमलाइन आपको समझनी चाहिए। एक्सक्यूज मी।
इसकी शुरुआत लोगों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ गुस्से से हुई। सोशल मीडिया पर #एंड करप्शन इन नेपाल और यूथ फॉर चेंज के अभियान से शुरू हुई। आंदोलनकारियों ने इसे जेनजी रेवोल्यूशन का नाम दिया। नेताओं और मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। जुलाई में काठमांडू और पोखरा में छोटे मोटे प्रदर्शन होने लगे। हाल ही में सोशल मीडिया पर बैन के बाद गुस्सा जो था वो अनकंट्रोलेबल यानी फूट पड़ा। जेन जी ने इसे डिजिटल डिक्टेटरशिप करार दिया है। 1 सितंबर को काठमांडू में 5000 लोगों ने प्रदर्शन किया। 7 सितंबर को हिंसक प्रदर्शन में 22 लोग मारे गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, नगर पालिकाओं के दफ्तरों को फूंक दिया। 9 सितंबर को सरकार ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर जेन जी आंदोलन कैसे अराजकता में बदल गया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ यह आंदोलन डिस्कॉर्ड नाम के प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ। हामी नेपाल नाम के समूह ने डिस्कॉर्ड सर्वर का कंट्रोल रूम की तरह इस्तेमाल किया। इस प्लेटफॉर्म पर हजारों युवाओं ने आक्रामक संदेश रखे। सोचिए, अनमॉडरेटेड चैट ग्रुप में किसी को कोई रोक टोक नहीं थी। हर कोई अपने मन की बात धमकी भरे अंदाज में कह रहा था। नेताओं, उनके बच्चों और अधिकारियों को धमकियां दी गई। पुलिस और सेना के खिलाफ भी विद्रोह की आग धधकी। वैसे नेपाल में आम लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, सरकारी पैसों का दुरुपयोग हो रहा और जो सत्ता में है वो रिश्वतखोरी कर रहे हैं। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। नेपाल में 84% लोग मानते हैं कि नेपाल की जो सरकार है वो भ्रष्ट है। वर्ष 2022 और 23 में 15 से 24 वर्ष तक के युवाओं की बेरोजगारी दर 22 से 7% तक पहुंच गई। वर्ष 2023 से 24 में करीब 7.5 लाख युवाओं ने देश छोड़ दिया। वर्ष 2023 में नेपाल में 20% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जाने को मजबूर थी और इस आंकड़े में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। आखिरकार जनता के विद्रोह के आगे सरकार को घुटने टेक देने पड़े। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नेपाल की आर्मी ने रात में कंट्रोल लेने का फैसला किया, वो दिन भर इतनी व्यस्त थी कि सिर्फ नेताओं को इवैक्यूएट कर रही थी। वो सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दी? उनके पीछे कौन था? कौन सा वो अदृश्य हाथ है? खैर, नेपाल में विद्रोहियों के टारगेट पर सिर्फ सत्ता के केंद्र नहीं, सिर्फ नेता नहीं, सिर्फ सरकारी इमारतें नहीं, सुपर बाजार और मॉल नहीं, बल्कि मंदिर भी हैं। ये तस्वीर इसी कहानी को बयां कर रही है। कल काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के पास बड़ी संख्या में विद्रोही पहुंचे थे। उन्होंने हमले की कोशिश की। हालात बिगड़ने पर अब इस मंदिर की सुरक्षा सेना के हवाले है। आपको बता दें कि पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है। ये तस्वीर ये संदेश दे रही है कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा सिर्फ सत्ता से नहीं, सिर्फ नेताओं से नहीं, बल्कि इनका उद्देश्य कुछ और है। इस कहानी को थोड़ा और आगे अगली तस्वीर से बढ़ाते हैं। देखिए कैसे सुपरमार्केट मॉल में प्रदर्शनकारी लूटपाट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो यहाँ के नागरिक नहीं बल्कि नफरती विचारों से ग्रसित लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ उत्पाद पहुंचाना है। TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट से आज के हालात को देखिए। सबसे पहले ये बोर्ड देखिए, ये यहाँ का बहुत बड़ा और बहुत चर्चित मॉल है। भाट भटेनी सुपर मॉल इसको कहा जाता है, सुपर स्टोर कहा जाता है। और कैसे कल जो आग लगाई गई थी उसका धुआं अब भी आप इस वक्त इस मॉल के में जलते हुए और धुएं को उठते हुए देख सकते हैं। इसके सामने बहुत सारे बेकरीज और मॉल थे, इसको छोड़ दिया गया। लेकिन वो संपत्तियां जिनसे नेताओं का संबंध था और अपने पद पर रहते हुए उन्होंने वो संपत्ति को अर्जित किया था, उन संपत्तियों को आग लगा दिया गया। देखिए कैसे ये पूरा मॉल आग के हवाले कर दिया गया था और अब भी अंदर आग जल रही है, सुलग रही है और धुआं उठ रहा है। अब इस 5 मंजिला मॉल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक डिनर सेट है, ये डिनर सेट का ये गत्ता है और अंदर ये जो प्लेट्स है, कटोरी है, चम्मच है, सब कुछ तोड़कर यहाँ पर फेंका गया है और उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और हम ठीक उसी हिल्टन होटल के बाहर खड़े हैं जहां पर यह आग लगाई गई है। सैकड़ों की संख्या में जो टूरिस्ट होते हैं, जो लोकल्स होते हैं, वो इस होटल में रुके हुए थे। सबसे गनीमत ये रही कि कुछ लोग जान बचाकर छत पर भागे थे, उनके भी मरने की संभावना जताई जा रही है और अभी भी रह के ब्लास्ट हो रहे हैं क्योंकि पूरी सेंट्रलाइज्ड एसी से ये इमारत इक्विप थी। और देखिए कैसे कमरों में आग लग रही है क्योंकि हर कमरे में इंटीरियर हुआ था
वुडन वर्क बहुत ज्यादा था। इसके अलावा गद्दे थे, फ्रिज था, कूलर था, फ्रिज था, एसी था, ये तमाम चीजें थी। और कैसे करके ये पूरी इमारत धराशायी होने के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। वैसे नेपाल के हालात की चर्चा आज भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, जहां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नेपाल का जिक्र किया। सीजेआई बी.आर. गवई ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, क्योंकि देखिए पड़ोसी देश नेपाल में इस वक्त क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस ने जो कुछ कहा वो बहुत अहम है, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर कुछ नेता और अति उत्साही लोग ऐसा लिख रहे थे कि नेपाल जैसे हालात कहीं भी हो सकते हैं। उनका इशारा शायद भारत की तरफ था। ये एक विशेष तरह की कुंठित मानसिकता है, जिसमें दूसरे देशों की जलती हुई इमारतों और तोड़फोड़ को देखकर यह कटाक्ष किया जाता है कि कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन शब्दों की इस चालाकी से दुर्भावना नहीं छिपती है। ऐसे में जस्टिस बी.आर. गवई का बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बयान का वजन तरह तरह की देश विरोधी छीटाकशी से कहीं ज्यादा है, और एक भरोसा भी है कि जब तक संविधान है, लोकतंत्र और देश दोनों सुरक्षित। अब आज की सबसे चिंताजनक खबर आपको बताना है, जिसमें एक नया और खतरनाक ट्विस्ट आ गया। यह ट्विस्ट नेटो की वजह से आया है, जिसके बाद यह युद्ध रूस बनाम नेटो की विनाशक जंग में बदल सकता है। यह खबर को दिखाने से पहले आपको बताते हैं कि कैसे एक बार फिर से यूक्रेन को दहलाने की कोशिश की गई। यूक्रेन पर एक बार फिर से किस तरह ड्रोन और मिसाइलों की वर्षा कर दी गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर नॉनस्टॉप हमले किए हैं। रूस के स्वॉर्म ड्रोन हमले से पूरा कीव दहल उठा है। रूसी ड्रोन हमले से कीव के कई इलाकों में धमाके सुने गए। हमले के बाद कीव में एयर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। रूस ने यूक्रेन के लवीव पर भी भीषण हमला किया है। रूस के शाहिद ड्रोन अटैक में लवीव में मची तबाही है। लवीव में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनाई गई। रूसी अटैक के बाद यहां यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। रूस ने यूक्रेन के विनित्सिया में विध्वंसक हमला किया। यहां पर रूस ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। क्रूज मिसाइल के हमले में इंडस्ट्रियल साइट को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस के ताजा हमलों पर बड़ा दावा किया है। उनकी माने तो रूस ने आधे यूक्रेन पर 415 ड्रोन से अटैक किया, 40 से अधिक क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया। यूक्रेन का यह भी दावा है कि 386 रूसी ड्रोन्स और 27 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है, लेकिन इन हमलों में 29 लोगों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि 30 लोग घायल हो गए। रूस ने रिहायशी और इंडस्ट्रियल इलाकों को ज्यादा टारगेट किया है। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले की थी। रूस जब यूक्रेन को सैकड़ों ड्रोन से दहला रहा था, तब उसके कुछ ड्रोन्स ने पोलैंड की हवाई सीमा में घुसपैठ की। पोलैंड के लुबिन रीजन के आसपास उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। रॉयटर्स के मुताबिक इनकी संख्या 6 से लेकर 10 थी, जबकि पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का दावा है कि पोलैंड के एयर स्पेस में 19 वायलेशंस हुए हैं, और उनके मुताबिक ये कंफर्म है। ये सभी ड्रोन्स बेलारूस के रास्ते पोलैंड में घुसे थे, और ये सीधे सीधे नेटो के आर्टिकल 4 का उल्लंघन है। नेटो का अनुच्छेद 4 कहता है कि कोई भी सदस्य देश अपनी स्वतंत्रता या सुरक्षा को खतरा महसूस होने पर परामर्श के लिए नेटो सदस्यों की बैठक बुला सकता है। पोलैंड ये बैठक बुलाना चाहता है, यानी मामला निश्चित तौर पर गर्म है, और इसके वीडियो सबूत भी पोलैंड की ओर से पेश किए गए। आप 10 सेकंड का ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें आपको रात के अंधेरे में आसमान में एक चलती हुई रोशनी जैसा कुछ दिखेगा। ये रूसी ड्रोन बताया जा रहा है, जिसे इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया। ऐसे कई ड्रोन्स को पोलैंड ने आसमान में ध्वस्त किया है। पोलिश आर्म्ड फोर्सेस ने रूस की इस हरकत को एक्ट ऑफ एग्रेशन कहा है। इसके बाद पोलैंड में हलचल तेज हो गई है। ड्रोन हमले के बाद पोलैंड में इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। पोलैंड ने नेटो चीफ मार्क रूट से भी लगातार बातचीत की है। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पुतिन के इरादों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पुतिन दूसरे देशों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए जवाब में पोलैंड भी युद्ध की तैयारियों में जुट गया। इसके वीडियो सबूत भी सामने आए हैं। चूंकि पोलैंड का आरोप है कि रूस का यह शाही ड्रोन वाया बेलारूस उसके हवाई सीमा में घुसा, लिहाजा पोलैंड ने अपनी आर्मी का मूवमेंट बेलारूस बॉर्डर की ओर तेज कर दिया। पोलैंड ने घोषणा भी की है कि वो रूस के नेतृत्व वाले सैन्य अभ्यास के कारण 11 सितंबर को बेलारूस के साथ अपनी सीमा बंद रखेगा। साफ है, इस अप्रत्याशित घटना से पोलैंड और रूस के बीच जंग जैसे हालात हैं।
नेटो देश पोलैंड में नोटैम जारी हो चुका है। ये नोटैम वॉर्सो समेत 4 बड़े शहरों के लिए जारी हुआ है। पोलैंड के 4 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। ड्रोन घुसपैठ के बाद पोलैंड में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। रूस, बेलारूस और यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। नेटो अधिकारियों के हवाले से रशिया न्यूज का दावा है कि नेटो देशों की सेना को तैयार रहने के निर्देश जारी हो चुके हैं। पोलैंड में नेटो के फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। पोलैंड अब F-35 और F-16 फाइटर जेट्स की सुरक्षा घेरे में। रूस और बेलारूस से सटे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग इस समय भी चल रही है। रूसी ड्रोन मार गिराने के बाद से लगातार निगरानी की जा रही है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है? क्या रूस की ओर से ये ड्रोन किसी धोखे में पोलैंड में दाखिल हुए या रूस ने जानबूझकर ऐसा किया? तो इसका जवाब ये दिया जा रहा है कि मॉस्को नेटो की हिम्मत की परीक्षा ले रहा है। एक रात में 19 ड्रोन वायलेशन से वो नेटो के तनाव का टेस्ट ले रहा है। पोलैंड के पीएम का आरोप है कि मॉस्को नेटो की खामियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता है, नेटो कितना पीछे हटेगा, रूस इसका आकलन कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है जैसा पोलैंड के पीएम बता रहे हैं? अगर ऐसा है तो रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत जल्द एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यह लड़ाई रूस बनाम नेटो में कभी भी तब्दील हो सकती है। इसके अंजाम ज्यादा भयानक होंगे। वैसे दिलचस्प यह भी है कि अमेरिका में जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि रूसी ड्रोन ने पोलैंड में घुसपैठ की है तो वो खामोश हो गए, जबकि रूस की ओर से पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ को सिरे से खारिज कर दिया गया। फिक्र की अगली खबर की शुरुआत हम एक पोस्टर से करने जा रहे हैं। वर्ष 2001 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव। कैरेक्टर्स थोड़े चेंज हो गए। खैर, आज बॉलीवुड के एक ऐसे कलेश की चर्चा है जो रियल लाइफ से नहीं बल्कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, बस उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है। और अब इसका टाइटल कुछ इस तरह है, एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ मनी। क्योंकि इस कहानी में मामला रिश्तों से ज्यादा पैसों का है, और वो भी 30,000 करोड़ रुपए का। दरअसल करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई हुई। इस याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव की नजर पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर है। इस पर दावा करने के लिए उन्होंने जो याचिका लगाई वो नकली है। ये वही बिजनेसमैन संजय कपूर हैं जिनकी मृत्यु 12 जून 2025 को ब्रिटेन में पोलो खेलते वक्त हो गई थी, और अब उनकी मौत के बाद संजय और करिश्मा के दोनों के बच्चे जो हैं वो कोर्ट पहुंच गए। ऐसी कहानी आपने वैसे तो बॉलीवुड की फिल्मों में देखी होगी, लेकिन असल जिंदगी की इस कहानी में रिश्तों से उठता भरोसा है, विश्वासघात वाले आरोप हैं और 30,000 करोड़ की संपत्ति वाली लड़ाई है। हालांकि स्टोरी में ना तो ट्विस्ट कम है और ना ही किरदार, क्योंकि मृतक संजय कपूर की संपत्ति पर दावा करने के लिए कई चेहरे इस वक्त मैदान में हैं, और अब यह मामला कोर्ट, वकीलों और दलीलों में उलझ गया है। दरअसल 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले इस कलेश में 3 पीढ़ियां हैं। पहली पीढ़ी है रानी कपूर यानी संजय कपूर की मां, जिन्होंने प्रिया सचदेव यानी संजय कपूर की आखिरी पत्नी को लेकर कुछ गंभीर दावे किए हैं, और इसके लिए उनकी बेटी सामने आई। दूसरी पीढ़ी खुद प्रिया सचदेव है, जिन्होंने संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताया। जबकि तीसरी पीढ़ी है संजय कपूर और करिश्मा कपूर के 2 बच्चे, जो खुद को पिता की संपत्ति का वारिस बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि करिश्मा कपूर से संजय कपूर का डिवोर्स हो गया था, और शायद उन्होंने अच्छी खासी मेंटेनेंस भी दी थी इन बच्चों के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस कहानी को और स्पष्ट करने के लिए हम आपको संजय कपूर का फैमिली ट्री दिखाते हैं, यानी उनके परिवार के कुछ ऐसे किरदार जो इस 30,000 करोड़ वाले कलेश का हिस्सा है। बिजनेसमैन संजय कपूर की 3 शादियां हुई। उनकी पहली शादी वर्ष 1996 में फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से हुई थी। हालांकि यह शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाई। इसके बाद 2003 में संजय की शादी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हुई, जिनसे 2 बच्चे हैं, समायरा और कियान। हालांकि संजय और करिश्मा की यह शादी 2016 में टूट गई और दोनों ने तलाक ले लिया। बहुत एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाए गए थे। फिर 2017 में संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी की, जिनसे एक बेटा है। अब करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने प्रिया सचदेव पर कोर्ट में कुछ गंभीर आरोप लगाए।
अब हम आपको ये बताते हैं कि आज कोर्ट में 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर करिश्मा के बच्चों की याचिका पर जो सुनवाई हुई उसमें क्या दलीलें दी गईं। याचिका में दावा किया गया कि संजय कपूर की संपत्ति पर अपना हक साबित करने के लिए सौतेली मां प्रिया कपूर ने जो वसीयत दिखाई है वो पूरी तरह फर्जी है। हालांकि प्रिया सचदेव का दावा है कि वो संजय की पत्नी है और संपत्ति पर उनका पूरा हक है। इसमें तीसरा पक्ष संजय कपूर की मां रानी कपूर का है, जिन्होंने दावा किया है कि बेटे की मौत के बाद उनसे जबरदस्ती कुछ दस्तावेज पर साइन कराए गए। याचिका में करिश्मा कपूर के बच्चों ने आरोप लगाया है कि प्रिया सचदेव पति की संपत्ति पर पूरा कंट्रोल चाहती हैं। प्रिया सचदेव की ओर से कोर्ट में बताया गया है कि बच्चों को पहले ही 1900 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि मां का दावा है कि बेटे की संपत्ति से 10,000 करोड़ रुपए उन्हें मिलने चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंग बात और भी हम आपको बताएंगे। करिश्मा के बच्चों की मांग है कि पिता की संपत्ति के इस्तेमाल पर स्थायी रोक लगाई जाए, जबकि प्रिया सचदेव की मांग है कि यह केस कानूनी तौर पर टिकाऊ नहीं है, इसीलिए याचिका को खारिज किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद कुछ नए निर्देश जारी कर दिए, उनके बारे में भी आपको बताते हैं। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी पक्ष 2 हफ्ते में अपना लिखित जवाब दाखिल करें। संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा 2 हफ्तों में जमा करें। और अब इस केस की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें स्पष्ट होगा कि वसीयत असली है या फर्जी और करिश्मा कपूर के बच्चों को उनके पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार मिल पाएगा या नहीं। So that the suit will be registered now, and they have to make certain discoveries about the assets, personal assets of Mr. Sanjay Kapoor, and the matter is now fixed for 9th October. विल का तो हमारे को तो आज तक विल के बारे में बताया ही नहीं गया था। विल की कॉपी हमारे को कभी दी नहीं गई थी। लेकिन मांगी थी, हमने सारा मांगा है, हमने बहुत टाइम मांगा है कि हम 15 मेल्स किए, 15 से ज़्यादा मेल्स किए हैं कि हमारे को बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कभी कुछ नहीं दिया गया। तो विल फोर्ज्ड है, ये दावा जो है करिश्मा कपूर जी ने अपने बच्चों के बेसिस पे किया है। दे आर कॉलिंग इट फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड। वी हैव नॉट इवन सीन अ कॉपी ऑफ द विल। तो हमारे हिसाब से तो विल है ही नहीं। If anyone knows the relationship they have had with their father, and for their father not to have them a part of the will is it just doesn't add up. It doesn't make sense. So I stand by them. बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर के दोनों बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है और अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति में दावा ठोका है। जो संजय कपूर की मां है रानी कपूर, उन्होंने भी कोर्ट में कहा कि उस संपत्ति में उनके पास फिलहाल कुछ नहीं है और उनकी सर पर छत भी नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने भी इस मामले में कहा है कि संपत्ति में उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। संजय कपूर एक जाने माने बिजनेसमैन थे और इसी वर्ष 53 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। संजय कपूर और करिश्मा कपूर के रिश्तों की शुरुआत 2003 में हुई थी, जब दोनों सबसे पहले एक पार्टी में मिले थे। इसके बाद दोनों की नज़दीकियां जो हैं वो बढ़ने लगी। इसके बाद संजय कपूर ने करिश्मा कपूर को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके लिए वो मान गई। दोनों की 20 सितंबर 2003 को शादी हो गई। शादी के 2 साल बाद 2005 में संजय और करिश्मा की एक बेटी हुई और फिर 2010 में बेटे कियान का जन्म हुआ। हालांकि कुछ समय के बाद संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बीच रिश्ता बिगड़ने लगा और वर्ष 2014 में दोनों ने तलाक की अर्जी दी। साल 2016 में संजय और करिश्मा का तलाक फाइनल हो गया और दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। इसके बाद संजय कपूर ने तीसरी शादी की और उनकी तीसरी पत्नी पर करिश्मा के बच्चों ने 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे हमारे कई न्यूज़ मित्र ये सोच रहे होंगे कि संजय कपूर के पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से। ध्यान से देखें, दरअसल संजय कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर ने सोना ग्रुप की शुरुआत की। ये ऑटोमोटिव पार्ट्स की एक बड़ी कंपनी है। संजय कपूर ने विदेश जाकर बिजनेस की पढ़ाई की, फिर भारत आकर पिता की कंपनी को आगे बढ़ाने का काम किया और दुनिया भर में इसे फैलाया। इसके अलावा संजय कपूर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्ट्स बनाने वाली कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन बने और फिर तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी संपत्ति 30,000 करोड़ की हो गई। हालांकि संपत्ति का बड़ा हिस्सा उन्हें पिता से विरासत में मिला है, लेकिन अब संजय कपूर की विरासत को लेकर परिवार में नई जंग छिड़ी है और मामला अदालत तक पहुंच गया है। यानी बॉलीवुड की फिल्मों में आप जरूर रिश्तों की हैप्पी एंडिंग देखते होंगे, लेकिन रियल लाइफ में कहानी बहुत अलग है। संजय कपूर की जो बहन है
मंदिरा कपूर, उनका यह आरोप है कि सब कुछ उनके पिता ने बनाया है, उस सब के बावजूद भी उनकी माताजी को कुछ भी नहीं मिल रहा है और प्रिया सचदेव जो हैं वो सब कुछ खुद लेना चाहती हैं। आज हमारे पास भारत के घातक हथियारों पर दुश्मनों की फिक्र बढ़ाने वाली बड़ी खबर है। पहली खबर ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन पर है। भारत में इसका ट्रायल अंतिम फेज में है और अभी से ही रूस ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं नेवी की बात करें तो जल्द ही भारतीय नौसेना आईएनएस विशाल की शक्ति से लैस होने वाली है। क्या है आईएनएस विशाल? महासागर की लड़ाई में कैसे गेम चेंजर बन सकता है, पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन की, जिसे स्ट्रैटेजिक लैंग्वेज में ब्रह्मोस एनजी कहा जाता है। एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। ब्रह्मोस की शक्ति का परिचय जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के समय आपने देखा होगा। खैर, जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को ब्रह्मोस अटैक से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन हम जिस ब्रह्मोस एनजी की बात कर रहे हैं वो नई पीढ़ी की क्रूज मिसाइल है, फाइनल टेस्टिंग के करीब है और सब कुछ सही दिशा में चलता रहा तो भारत की बनाई हुई ब्रह्मोस एनजी जल्द ही रूस की सेना में शामिल हो सकती है। रूस के सूत्रों के मुताबिक नई ब्रह्मोस एनजी मिसाइल 2026 तक टेस्टिंग चरण में पहुंच सकती है। खास बात यह है कि रूस ने भी इसे अपनी सेना में शामिल करने की इच्छा जताई है। फिलहाल भारत और रूस मिलकर मिसाइल की लागत घटाने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए फैक्ट्रियों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मारक क्षमता और सटीकता ने रूस को भी इस मिसाइल को खरीदने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि पिछले 25 वर्षों में सिर्फ 1000 ब्रह्मोस मिसाइलें ही बनी हैं, यानी औसतन हर साल सिर्फ 25 यूनिट। यही वजह है कि इसकी लागत ज़्यादा रही है। अब उत्पादन बढ़ने से दाम घटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को ये मिसाइल बेची जा सकेगी। ब्रह्मोस एनजी क्यों खास है, ये जान लेते हैं। नई ब्रह्मोस एनजी मौजूदा ब्रह्मोस से हल्की और छोटी होगी। इसके लिए नया रामजेट इंजन बनाया जा रहा है, जो मिसाइल को हल्की होने के बावजूद उतनी ही तेज़ और घातक बनने में मददगार होगा। स्टैंडर्ड ब्रह्मोस का वर्जन जो है वो 3000 किलोग्राम है, जबकि एनजी 1250 किलोग्राम से कम होगी। हल्की होने के कारण ये LCA तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च की जा सकेगी। 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर बेहद सटीक वार कर सकेगी। इसे जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकेगा। साथ ही पनडुब्बी से दागने का विकल्प भी इसमें जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की ताकत ने दुनिया को प्रभावित किया है। इसके बाद से लगभग 14 देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। हालांकि फिलीपींस ने पहले ही भारत से चीन के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए अपनी नेवी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा है। यानी आने वाले कुछ वर्षों में ब्रह्मोस एनजी भारत की रक्षा ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। साथ ही इसके निर्यात से भारत दुनिया के बड़े हथियार निर्यातकों की देशों वाली लिस्ट में तेजी से ऊपर आ जाएगी। रशिया और इंडिया के बीच में ये शायद किसी को नहीं पता था कि ये मिसाइल हमारे अपने लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी और दुनिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। रशिया देखता है कि ये एक वो वेपन सिस्टम निकल कर आया है जहां भारत के गठजोड़ के वजह से कि उसकी एक्यूरेसी, उसकी जो फ्लाइट पाथ है, उसकी जो सुपरसोनिक स्पीड है, जो उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, ये सब मिला जुलाकर उसे दुनिया की इसकी अपनी कैटेगरी में फास्टेस्ट और सबसे घातक एंड जिसको बोलते हैं टाइम प्रूवन, वॉर में प्रूव होने वाली ये वो मिसाइल है। अब चलिए थोड़ी सी फिक्र महासागर में षड्यंत्र करने वाले दुश्मनों की बढ़ा देते हैं। आईएनएस विशाल, चीन पाकिस्तान ने शायद नाम तो सुन ही लिया होगा। जैसा नाम, कारनामे भी वैसे ही विशाल और पराक्रमी होंगे। तो बिना देर किए आईएनएस विशाल की विशाल शक्ति के बारे में जान लेते हैं। पहली बात, भारत का तीसरा विमान वाहक पोत होगा। दूसरी बात, पूरी तरह से स्वदेशी होगा। तीसरी बात, इसे कोचिन शिपयार्ड में बनाया जाएगा और भारत का पहला परमाणु ऊर्जा से संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। यही आईएनएस विशाल की सबसे बड़ी विशेषता होगी। 65 से 75,000 टन वजनी, 300 मीटर की लंबाई के साथ, स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो अपने साथ 55 विमानों को ले जा सकेगा। इन 55 विमानों में 40 फिक्स्ड विंग यानी कि लड़ाकू विमान होंगे और 15 रोटरी यानी कि हेलीकॉप्टर होंगे। ये वाकई विशालकाय होगा। भारत इसका निर्माण करके अमेरिका और फ्रांस की कतार में आ जाएगा, जिनके पास परमाणु ऊर्जा से संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद है।
INS विशाल के परमाणु ऊर्जा से संचालित होने के फायदे भी जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना ईंधन भरे ये महीनों तक समंदर में सेल करता रहेगा। इसके परमाणु रिएक्टर 500 से 550 मेगावाट बिजली बनाएंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम, लेजर वेपन और सेंसर जैसे एडवांस इक्विपमेंट को चलाएंगे। इस एयरक्राफ्ट कैरियर से भविष्य में राफेल मरीन और LCA नेवी फाइटर जेट्स के अलावा मानव रहित कॉम्बैट ड्रोन और भारी भरकम एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी लॉन्च हो सकेंगे। अब INS विशाल का भारत की नेवी में शामिल होना क्यों जरूरी है, ये जानना जरूरी है। पहली बात, INS विशाल के निर्माण से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ये भारत की समुद्री पहुंच को बढ़ाएगा और व्यापार मार्गों को सुरक्षित करेगा। दूसरी बात, क्षेत्रीय संतुलन बनाएगा। चीन के पास अभी 2 विमान वाहक पोत लियाओइंग और शाडोंग है। तीसरा फुजियान है, जो कि इमाल्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम के साथ तैयार हो रहा है। चीन परमाणु संचालित पोत भी विकसित कर रहा है। चीन की इन सभी ताकतों को भारत INS विशाल से जवाब दे पाएगा। तीसरी बात, पाकिस्तान चीन से 8 हैंगोर क्लास पनडुब्बियां खरीद रहा है। पाकिस्तान इनके दम पर भारत के समुद्री इलाके में खतरा बढ़ा सकता है। INS विशाल पाकिस्तान के इसी षड्यंत्र का जवाब होगा।